मैं हॉस्पिटल में एज अ डॉक्टर पोस्टेड हूँ। जो हम मेकअप प्रोडक्ट्स यूज करते हैं उसमें जो केमिकल्स होते हैं उसकी वजह से भी प्यूबर्टी आती है। और ये बच्चियां इतनी छोटी होती हैं आचार्य जी कि ये अपने कपड़े तो ढंग से पहन नहीं पाती। तो ये हर महीने पैड्स कैसे बदलेंगी? हम कितना खतरनाक खेल खेल रहे हैं अपनी बच्चियों के साथ। हम जो पूरा वातावरण बनाते हैं ना, वो लोगों को सेक्सुअली चार्ज करने के लिए ही बनाते हैं। इसीलिए कोई अच्छी से अच्छी खिलाड़ी हो, बाजार लगा रहता है उसके कपड़े उतरवाने में। एक बार उसने कपड़े उतार दिए तो माल बेचा जा सकता है। अयोग्य किस्म की अभिनेत्रियां वगैरह होंगी, उनको खड़ा कर दिया जाता है चुनावों में, वो जीत जाती हैं। हम किस हद तक सेक्स से भरे हुए हैं। समझता हूँ हर आदमी को फ्रायड को पढ़ना चाहिए, क्योंकि पुरुष जानता है कि गुलाबी क्या होता है। आज के बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी फोटोग्राफी होती है तो ऐसी होती है। आपको कौन सा रंग दिखाई दे रहा है? इस बच्चे को भी सेक्सुअलाइज किया गया है। दो बहनें थी, एक पिंकी एक बबली। बबली मालूम है क्या होता है? शराब को बोलते हैं बबली, क्योंकि उसमें बबल्स होते हैं। क्योंकि समाज ने, मान्यता ने, मोरालिटी ने नियम बना दिया है कि बाप बेटी के साथ डायरेक्ट सेक्स नहीं कर सकता। बाप कहता है मैं डायरेक्ट तेरे साथ नहीं कर सकता, लेकिन तेरे साथ कौन करेगा ये मैं तय करूंगा। ये बात बहुतों को बहुत गंदी लग रही होगी सुनने में, छी छी करेंगे, कहेंगे दुराचार्य है। पर मेरा काम आपको खुश करना नहीं है, मेरा काम आपसे सच बोलना है। आपको बुरा लगता है तो लगे। इज्जत वगैरह अपने पास रखो, मुझे तुम्हारी इज्जत नहीं चाहिए। मुझे गाली देनी है तो दो, पर जो बात है वो बता रहा हूँ। प्रणाम आचार्य जी। जी। हॉस्पिटल में एज अ डॉक्टर पोस्टेड हूँ। आचार्य जी, छोटी बच्चियों में यानी 8 से 9 साल की बच्चियों में प्यूबर्टी बहुत तेजी से आ रही है। इसकी वजह से इनके मंथली पीरियड्स भी स्टार्ट हो जाते हैं। और ये बच्चियां इतनी छोटी होती हैं आचार्य जी कि ये अपने कपड़े तो ढंग से पहन नहीं पाती। तो ये हर महीने पैड्स कैसे बदलेंगी? और कई बच्चियां तो इसकी वजह से स्कूल भी मिस करती हैं। खासकर ग्रामीण इलाकों में तो लड़कियां स्कूल से ड्रॉप भी ले लेती हैं, क्योंकि हर स्कूल में लेडीज टीचर्स भी अवेलेबल नहीं होती है। हाल ही में टीवी पे ऐड भी दिखाया गया था जिसमें कक्षा 3 की बच्चियों को डांस करते हुए दिखाया गया था कि पीरियड्स हैं तो हेल्दी है। इसमें कई वजहों पे डिस्कशन हुआ था, जिसपे कुछ वजह ये आई थी कि बच्चियों में बढ़ता स्क्रीन टाइम, छोटी बच्चियों में बढ़ते देह भावना की, और बच्चियों में जो हम मेकअप प्रोडक्ट्स यूज करते हैं उसमें जो केमिकल्स होते हैं उसकी वजह से भी प्यूबर्टी आती है। और तो मैं ये कहना चाहती हूँ आचार्य जी कि हम कितना खतरनाक खेल खेल रहे हैं अपनी बच्चियों के साथ। आप इस पे कुछ रोशनी डालें। देखिए, जो प्रकृति का पूरा खेल चल रहा है ना, उसका उद्देश्य तो यही है कि खेल ही चलता रहे। खेल बस चलता रहे, चलता रहे। थोड़ा जमीनी बात करता हूं। जैसा आप अपने आप को माहौल देने लग जाते हो, इवोल्यूशनरी थ्योरी कहती है कि आपका शरीर भी उसी तरह का होना शुरू हो जाता है। ये विकासवाद है, इवोल्यूशन का सिद्धांत। हम्म आप जैसा अपने आप को माहौल देने लग जाते हो ना, आपका शरीर भी उसके अनुकूल होना शुरू हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर पेड़ों की पत्तियां बहुत ऊंचे तल पर लगने लग जाएं किसी वजह से, हम्म तो जो नीचे घोड़े हैं, घोड़ों से मिलती जुलती जो प्रजातियां हैं मान लीजिए, उनकी गर्दनें खुद ही लंबी होनी शुरू हो जाएंगी। और एक दिन आएगा जब आप बोलोगे ये जिराफ है। जिराफ की गर्दन ऐसे ही लंबी हुई है। जिराफ की गर्दन लंबी होने में कई 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 लाख साल लगे हैं, ऐसे 2 दिन में नहीं हुई। ये हम जानते हैं, मुझसे बेहतर आप जानती होंगी, है ना? कि जी। जैसे ये सब होते हैं, इनके जैसे घोड़े, खच्चर, गधे, वैसे ही या जेब्रा, वैसे ही जिराफ भी कभी होते होंगे। फिर उन्होंने पाया कि वातावरण ऐसा हो रहा है, माहौल ऐसा हो रहा है, इकोसिस्टम ऐसा हो रहा है कि नीचे वाली पत्तियों के लिए प्रतिस्पर्धा बहुत बढ़ गई है, या कि नीचे पत्तियां लगनी ही बंद हो गई हैं। तो धीरे धीरे करके उनकी गर्दन खुद ही लंबी होती गई और वो जिराफ हो गए। प्रकृति बस ये चाहती है खेल चलता रहे, खेल चलता रहे। इसके लिए अगर तुम्हारी गर्दन लंबी होनी है तो गर्दन लंबी हो जाएगी। समझ रहे? ये जितनी आप विविधताएं देखते हैं तमाम तरह के पशु पक्षियों में, वो सब विविधताएं रिस्पॉन्स हैं इकोलॉजिकल कंडीशंस को, इन्वायरमेंटल कंडीशंस को।
जैसा वातावरण होता है उसके अनुसार शरीर रिस्पॉन्स करना शुरू कर देता है। अब कहीं कहीं पर पेड़ बहुत लंबे होते हैं, उसकी कोई वजह होती है कि पेड़ इतना लंबा क्यों होता है। अगर कैनोपी जो है वो बहुत घनी हो जाएगी और निचले तल पे पेड़ को सनलाइट मिलनी बंद हो जाएगी, तो सनलाइट पाने के लिए पेड़ बहुत तेजी से ऊपर को उठेगा और पेड़ लंबा हो जाएगा। यूं ही नहीं लंबा हो गया, कोई वजह है लंबा। प्रकृति ये करती रहेगी। और ये सब करने में जीव का क्या हो रहा है, प्रकृति इसकी धेला भर परवाह नहीं करती। प्रकृति बस ये कहती है कि जीव आगे बढ़ता रहे, जीव की प्रजाति चलती रहे, उसे बस इस बात से मतलब है। जीव को उससे लिबरेशन मिलेगा कि नहीं, जीव को उससे ज्ञान बोध मिलेगा कि नहीं, या जीव जैसा जैसा जी रहा है उसमें डिग्निटी बचेगी कि नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अब कछुए का जो वजन होता है, कछुए का आधे से ज्यादा वजन, लगभग 2/3 वजन, आप लोग खोज लीजिएगा एग्जैक्टली कितना होता है, वो उसके जो उसका कवच होता है, जो उसका खोल होता है, उसमें होता है। उसका नतीजा ये है कि कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता है और कछुआ अजीब सा लगता है। लेकिन कछुआ इस ग्रह पर मौजूद सबसे पुरानी प्रजातियों में से है। कभी ऐसा होता रहा होगा कि कछुए के पास खोल नहीं था और लोग, चूंकि उसका बाकी शरीर बड़ा मुलायम होता है, आप कछुए का बाकी शरीर देखें तो जो उसके प्रेडेटर्स होते होंगे वो उस पर मारते होंगे और कछुए का शिकार कर लेते होंगे। तो प्रकृति ने धीरे धीरे उसको एक खोल दे दिया। उस खोल ने कछुए को आज तक बचा के रखा है, लेकिन उसकी वजह से जो कछुआ है बड़ा अनसीमली हो गया है, विचित्र सा दिखता है और ऐसे धीरे धीरे चलता है। इतना ही नहीं है, जब कछुआ जो बहुत लंबी उम्र जीता है, 200-200 साल जीता है, और जो कछुए बूढ़े हो जाते हैं ना, वो चल भी नहीं पाते क्योंकि उनकी पीठ पर इतना वजन रखा होता है। तो जो कछुए कैप्टिविटी में होते हैं उन्हें हाथ से खिलाना पड़ता है क्योंकि चल ही नहीं पाते, इतना भारी उनके ऊपर वो खोल रखा हुआ है। वो घिसट घिसट के धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, फिर उनको लेके हैंड फीडिंग करनी पड़ती है। पर प्रकृति ने इतना कर दिया कि कछुए की प्रजाति अब चलती रहेगी। इसके कारण अब कछुए की लाइफ डिग्निटी से बिल्कुल वंचित हो गई है, गरिमाहीन हो गई है। प्रकृति को कोई मतलब नहीं पड़ता। प्रकृति बस ये चाहती है कि जीव जिंदा रहे, और न सिर्फ जिंदा रहे बल्कि अपना डीएनए और फैलाता रहे। जिंदा रहने की इस प्रक्रिया में अगर उसकी डिग्निटी, उसकी गरिमा, उसकी मर्यादा, उसकी उसकी शालीनता, ऊपर उठने के उसके अवसर, बोध रोशनी पाने की उसकी संभावना अगर कुंठित होती है या कम होती है तो होती रहे। प्रकृति ने आपको इसलिए नहीं पैदा करा है कि आप मुक्त हो जाओ। छोटी बच्ची है, प्रकृति उसको इसलिए पैदा करती ही नहीं है कि वो ज्ञान पाए, कि वो अपनी संभावना को साकार करे। मनुष्य प्रजाति में एक छोटी बच्ची है, वो इसलिए नहीं पैदा होती, प्रकृति माँ ने उसको मुक्त होने के लिए पैदा करा ही नहीं है। प्रकृति माँ ने उसको पैदा करा है माँ ही बनने के लिए। तू माँ बन। माँ बनने की प्रक्रिया में अब अगर उसके पीरियड्स 8-9 साल में ही शुरू हो रहे हैं तो प्रकृति को कोई समस्या नहीं है, और अच्छी बात है, ये और ज्यादा बच्चे पैदा करेगी, कोई समस्या की बात नहीं है। यही देख करके ऋषि अष्टावक्र जैसों ने हमें समझाया था, तुम प्रकृति परे, तुम प्रकृति से थोड़ा परे हो जाओ, तुम प्रकृति नहीं हो भाई। प्रकृति तो तुमसे बस यही करवाना चाहती है। 8 साल में पीरियड तुम्हारे शुरू कर दिए, 10 साल के लड़के के साथ सेक्स कर लो, प्रेग्नेंट भी हो जाओगी। रिस्की होगा, पर यह भी हो सकता है कि 10 साल की उम्र में मां भी बन जाओ, हो सकता है बिल्कुल। पहले चाइल्ड मैरिजेस होती थी, उसमें यह होता था, 10 साल की मां, 12 साल की मां, ये सब हो जाता था। और प्रकृति बहुत खुश रहती थी, एक एक लड़की के 9-9, 10-10 बच्चे होते थे। तब हो रहा था ये सामाजिक तल पर, और अब तो होने लग गया शारीरिक ही तल पर, क्योंकि भीतर से हम वही रह गए, हम भीतर से वही रह गए। बात समझ रही है ना? हम अब और हाँ, हम अब और ज्यादा शारीरिक प्राणी बन गए हैं, हम अब और ज्यादा एनिमलिस्टिक हो गए हैं, जानवरों जैसे हो गए हैं। तो प्रकृति चाहती भी वही है। बात सिर्फ पीरियड्स की नहीं है, पीरियड्स तो महीने में 4 दिन के हैं, जिसमें प्यूबर्टी ज्यादा जल्दी आ गई, उसमें सेक्सुअल ओरिएंटेशन, सेक्सुअल थॉट भी तो ज्यादा जल्दी आ गया ना। वो लड़का, वो लड़की क्या पढ़ाई करेंगे?
जो काम 5 साल बाद होना चाहिए था। और हम अच्छे से जानते हैं कि 9वीं 10वीं में आमतौर पर जब जब हुआ करता था, आज से 20-40 साल पहले, आमतौर पर जब प्यूबर्टी आती थी तो ये बिल्कुल होता था कि लड़के लड़कियों का पढ़ाई से ध्यान थोड़ा उचटता था। होता था, हमेशा स्पोर्ट्स में भी होता है कि जब जो बिल्कुल जूनियर खिलाड़ी होते हैं, जब वो टीनेज में पहुंचते हैं तो डिस्ट्रैक्टेड होने लग जाते हैं, कोचेस शिकायत करते हैं, लेकिन फिर किसी तरीके से उनको खेल में वापस लेके आते हैं। एकेडमिक्स में भी यही होता है। जो डिस्ट्रैक्शन होता था आपका 12 साल 14 साल या 16 साल की उम्र में, वो डिस्ट्रैक्शन अब होगा 8 साल की उम्र में। शुरुआत में ही जैसे किसी ने भांजी मार दी हो, तो जो आपके लिए फिर ज्ञान की, बोध की, ऊंचा उठने की संभावना है वो और कम हो जाएगी। दिमाग पर यही यही नाचेगा। सेक्स, रिलेशनशिप, पीरियड्स, यही चलेगा। और हम ये सब जानते हैं बहुत अच्छे से कि 6ठी क्लास में बॉयफ्रेंड्स होते हैं, 8वीं में ब्रेकअप होते हैं, वो बहुत बड़े बड़े मुद्दे बनते हैं। 6ठी 8वीं के बच्चों के लिए बड़े मुद्दे हैं कि उसका ब्रेकअप हो गया, उसका पैचअप हो गया, उसका ये चल रहा है, उसका वो चल रहा है। ये हमारी आने वाली पीढ़ी है, और अगर पूरी पीढ़ी ऐसी होने वाली है तो इस पृथ्वी का क्या भविष्य है और इस सभ्यता का क्या भविष्य है। वो और ज्यादा बॉडीली हो जाने वाली है। और बॉडीली होने का मतलब है मटेरियलिस्टिक, मटेरियलिस्टिक होने का मतलब है एनिमलिस्टिक। उसको मतलब ही बस इन्हीं चीजों से रह जाएगा, ये जो स्थूल पदार्थ है। इसका कंजम्पशन करने को मिल रहा है, अच्छी बात है, नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं। ये एक बहुत खतरनाक चीज है जो हम समझ नहीं रहे हैं। आप इन्वायरमेंट जैसा बना देते हो ना, जीव भी वैसे ही हो जाता है। पेड़ में पत्ती अगर ऊंची लग गई तो जिराफ की गर्दन भी ऊंची हो जाती है। वातावरण इंसान को ही बदल देता है। वातावरण, और सिर्फ मानसिक रूप से नहीं, शारीरिक रूप से। हमने ये तो सुना हुआ है कि जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा पानी वैसी वाणी, ये तो हम सुनते हैं। पर हम अधिक से अधिक इतना ही बोलते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन, वैसा तन भी है। तन भी बदल जाता है, ये डीएनए तक बदल जाता है। एक एक पीढ़ी में नहीं बदलेगा उतना, पर कई कई पीढ़ियों में ये जो आपकी जेनेटिक सामग्री है ये तक बदल जाएगी अगर आपका इन्वायरमेंट, आपका वातावरण बदल गया है। अब क्या करोगे? तो इसलिए माहौल कैसा है इस पर बहुत बहुत विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। हम जो पूरा वातावरण बनाते हैं ना, वो लोगों को सेक्सुअली चार्ज करने के लिए ही बनाते हैं। और सेक्सुअली चार्ज करने के लिए इसलिए नहीं क्योंकि हमें सेक्स करना है। बाजार में आप जाते हैं, जो पूरा माहौल उन्होंने बनाकर रखा होता है वो हमें नहीं पता होता, पर वो सब लिमिनली सेक्सुअली चार्ज्ड होता है। इसलिए नहीं कि बाजार आपके साथ सेक्स करेगा, इसलिए क्योंकि जब आपका सेक्सुअल सेंटर सक्रिय हो जाता है तो आपके सोचने की ताकत कम हो जाती है। अब आप उल्टा पुल्टा भी बाजार का माल खरीद लोगे भारी दाम चुका करके। दुनिया का हर बाजार, चाहे वो राजनीति का हो, चाहे वो धर्म का हो, और चाहे वो कॉमर्स का हो, सब आपका सेक्सुअल सेंटर एक्टिवेट करना चाहते हैं। हर कोई, हर कोई। धर्म के क्षेत्र में भी क्यों बातें होती हैं अप्सराओं की और हूरों की, बताओ तो। धर्म के क्षेत्र में भी जो प्रतीक होते हैं वो इतने आकर्षक क्यों होते हैं दैहिक रूप से भी, बताओ तो। सब आपको कोई माल बेचना चाहते हैं, और माल बेचने में बड़ी सहूलियत हो जाती है जब आपका सेक्सुअल सेंटर एक्टिवेट कर दिया जाए। तो उन्होंने तो अपना माल बेच लिया, पर हम जानते हैं कि जैसा माहौल होगा वैसा मन ही नहीं तन भी हो जाएगा। उन्होंने तो माल बेच दिया, पर आप भीतर से बदल गए।
उस बंदे ने तो इतना ही करा था कि अपना 2 कौड़ी का माल बेचने के लिए आपको सेक्सुअली एक्टिवेट करा था, लेकिन उसके परिणाम बहुत बहुत दूर तक गए। आप इंसान ही दूसरे हो गए, आप इंसान ही दूसरे हो गए। एक और मैं हमेशा बोला करता हूं कि महिलाओं को खेलों में आगे आगे और आगे आना चाहिए लगातार। दूसरी ओर मैं ये भी सोचा करता हूं कि टेनिस जैसे खेल में अगर पुरुष शॉर्ट्स पहनकर खेल सकते हैं तो महिलाएं भी शॉर्ट्स पहनकर क्यों नहीं खेल सकती? मुझे समझ में नहीं आया। मैं बिल्कुल चाहता हूं सब महिलाएं टेनिस खेलें, और ये आपको भी पता है कि मैं खेलने के लिए प्रोत्साहित करता हूं, पर मुझे नहीं समझ में आया कि महिलाएं शॉर्ट्स पहनकर क्यों नहीं खेल सकती। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप अगर किसी आकर्षक महिला खिलाड़ी के नाम से सर्च करेंगी ना, आप नाम लिखिए और उस पर लिखिए, नाम लिख के लिखिए पिक्स, या पिक्स नहीं, बस नाम लिख दीजिए और गूगल सर्च में इमेजेस वाला बटन दबा दीजिए, इमेजेस। तो उसमें आपको सारी उसकी जो उत्तेजक तस्वीरें होंगी वो मिल जाएंगी। आपको ये नहीं मिलेगा कि देखो ये सर्विस करती है तो इसका कांटेक्ट पॉइंट कैसा है, ये सब नहीं मिलेगा। आपको मिलेगा कि कोई ऐसा पॉइंट जिसमें वो झुक गई है तो उसका कुछ अंग प्रत्यंग दिख रहा है, या इस तरह की तस्वीरें। और ये सब चीजें बाजार को बहुत सुहाती हैं। अब उस खिलाड़ी को मॉडल बना करके बहुत सारा माल बेचा जा सकता है। इसीलिए कोई अच्छी से अच्छी खिलाड़ी हो, बाजार लगा रहता है उसके कपड़े उतरवाने में। एक बार उसने कपड़े उतार दिए तो माल बेचा जा सकता है। और उसने कपड़े उतारे नहीं कि सब ग्राहकों का सेक्सुअल सेंटर एक्टिवेट हो गया, सेक्सुअल सेंटर एक्टिवेट हो गया, माल अब खूब बिकेगा। जिसको पागल करना हो, जिसको बेवकूफ बनाना हो, उसके भीतर वासना उठा दो। जिसमें वासना उठा दी उसको बेवकूफ बनाने की जरूरत ही नहीं, बेवकूफ हो गया। किसी के सर पर बंदूक रख के उसे लूटने की जरूरत नहीं है, उसे सेक्सुअली स्टिमुलेट कर दो, अब वो खुद लूटेगा। ये बाजार कर रहा है हमारे साथ, सेक्सुअल स्टिमुलेशन हमें दे रहा है ताकि हम और खरीदें और खरीदें और खरीदें। धर्म भी हमारे साथ यही कर रहा है, यहां तक कि राजनीति भी यही कर रही है। बिल्कुल अयोग्य किस्म की अभिनेत्रियां वगैरह होंगी, उनको खड़ा कर दिया जाता है चुनावों में, वो जीत जाती हैं। हम बहुत अच्छे से जानते हैं उनकी कोई पात्रता नहीं है, उसको वोट क्यों मिल गए। जहां अभिनेत्री खड़ी नहीं की गई है वहां भी कम से कम चुनाव प्रचार में लगाई गई है। अभिनेता भी हो सकता है क्योंकि महिलाएं भी वोट डालती हैं, तो उन्होंने देखा बिल्कुल हष्ट पुष्ट मस्त शरीर वाला अभिनेता, जाके वोट डालाएंगी। दिमाग काम करना बंद कर देता है जब सेक्स बेचा जाता है। लेकिन बात इसकी नहीं थी कि सेक्स दिया गया तो आपने वो चीज खरीद ली। बात यह है कि वो सेक्स आपको दे देकर आपको बदल ही दिया गया है। आप बंदे ही कुछ और हो गए, आप इंसान दूसरे हो गए। वो लड़की जो 12 साल में पीरियड शुरू करती है, उसको 8 साल में मासिक धर्म शुरू हो गया। हमने जो ये बात बोल रखी है ना कि साहब फ्रीडम होनी चाहिए, हमें यह भी तो पता हो कि जिनको आप फ्रीडम दे रहे हो उनको आपने एक गाइडेंस भी दी है क्या कि फ्रीडम यूज कैसे करनी है। फ्रीडम बहुत अच्छी बात है, उच्चतम बात है, पर फ्रीडम का इस्तेमाल कैसे करना है पहले इसकी शिक्षा भी तो दी जानी चाहिए ना। हमें शिक्षा तो कुछ है नहीं कि फ्रीडम का इस्तेमाल कैसे करना, हमें फ्रीडम मिल गई है बस। तो उस फ्रीडम का हमारे लिए बस यही मतलब है, द फ्रीडम टू अब्यूज आवरसेल्व्स एंड अदर्स। बस यही है हमारी फ्रीडम। लोग कहते हैं टीनेज प्रेगनेंसी समस्या है। टीनेज प्रेगनेंसी समस्या का छोटा सा लक्षण हो सकता है शायद। असली बात यह है कि वो प्रेग्नेंट हो रही है कि नहीं हो रही है, अब उसके दिमाग में तो यही चलेगा ना। उसको अभी ठीक से किसी भाषा का एक वाक्य लिखना नहीं आता। आपने बिल्कुल सही कहा, वो क्या अपना शरीर संभालेगी, क्या अपना पैड संभालेगी, क्या वो जा करके कुछ खेल खेलेगी। यही वो समय होता है उदाहरण के लिए जब अच्छे खिलाड़ी एथलीट तैराक पैदा किए जाते हैं। आपने 8 साल की लड़की को पीरियड्स पर डाल दिया, अब वो क्या जिम्नास्टिक्स सीखेगी, वो क्या स्विमिंग करेगी, कैसे?
और जब उसका सेक्सुअल सेंटर इतनी जल्दी एक्टिवेट हो गया है तो फिर वो कितने दिन तक अपने आप को रोक लेगी सेक्सुअल संबंध भी बनाने से? उसके लिए तो फिर जीवन का उद्देश्य ही हो जाएगा कि अब जल्दी से जल्दी बॉयफ्रेंड बन जाए। बॉयफ्रेंड माने सेक्सुअल एक्टिविटी और कुछ नहीं। बॉयफ्रेंड बन जाए और उसके बाद जल्दी से जल्दी शादी हो जाए। अब कहां इसमें यह है कि कला, साहित्य, विज्ञान, ये सब बहुत पीछे की चीज हो गए। आप अगर गौर से देखोगे ना अपने आसपास की दुनिया को, यहां सब कुछ सेक्सुअल है। मटेरियल माने सेक्सुअल, अज्ञान माने सेक्सुअलिटी, पशुता माने सेक्सुअलिटी। जो कुछ भी शारीरिक है वो सेक्सुअल है, क्योंकि शरीर बस एक चीज चाहता है, मैं चलता रहूं और मेरे बाद मेरी पीढ़ी चलती रहे, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आपने देखा है, आप जैसे ही बच्चे पैदा कर लेते हो उसके बाद आपकी मरने की उम्र आ जाती है। ये क्यों होता है? बहुत खींचतान के होता है तो आप 45 तक बच्चे पैदा कर सकते हो, ठीक। 45 के बाद आपकी मरने की उम्र आ जाती है। प्रकृति आपको धीरे धीरे विल्ट डाउन करना शुरू कर देती है, आपको मुरझाना शुरू कर देती है। क्यों? जो आपके शरीर का उत्कृष्टतम समय होता है, जब आप एकदम भरपूर बलवान रहते हो, उस समय प्रकृति कहती है कि बच्चे पैदा करो। बच्चे पैदा करने के लिए तो तुम भरपूर बलवान रहो, लेकिन जब तुम्हारे पास कुछ ज्ञान आना शुरू हुआ है, कुछ तुमने सीखना शुरू किया है, तब प्रकृति आपके शरीर को गिराना शुरू कर देती है। 45 तक बच्चे पैदा कर सकते हो तो मजबूत रहो, 45 के बाद अब तुम बुढ़े हो गए, मर जाओ, प्रकृति को फर्क ही नहीं पड़ता, मर जाओ। ज्यादातर कैंसर 45 की उम्र के बाद होते हैं, हार्ट डिजीज 45 के बाद होती है, एजिंग ही 45 के बाद होती है, छोड़ो बाकी बात। क्यों? प्रकृति कहती है बच्चे पैदा कर लिए ना, अब तुम यूजलेस हो, मरो। प्रकृति कहती है बच्चे पैदा करने तक मैं तुम्हें मजबूत रखूंगी, 45 के बाद अब तुम्हें बच्चे तो करने नहीं, तो अब तुम मरो। ये क्या हमें दिखाई नहीं देता? आपको मारा ही इसीलिए जाता है क्योंकि आप बच्चे नहीं पैदा कर सकते। यह है प्रकृति का खेल, जो बच्चे नहीं पैदा कर सकता उसको मार दो। पुरुषों में उदाहरण के लिए जो टेस्टोस्टेरोन होता है, जो बच्चे पैदा करने के लिए चाहिए, वही शरीर की बहुत सारी अन्य क्रियाओं के लिए भी चाहिए, जिनका वासना से कोई रिश्ता नहीं। जब शरीर में टेस्टोस्टेरोन कम होता है तो आपको कई और बीमारियां हैं जो शुरू हो जाती हैं। प्रकृति कहती है अब तू सेक्स तो कर नहीं सकता ना, तो तू बीमार हो जा और मर जा। क्यों मर जा? क्योंकि अगर तू जिंदा रहेगा तो वो रिसोर्सेस खाएगा जो किसी जवान आदमी के काम आने चाहिए थे। अगर बुढ़ा जिंदा रह गया तो खाएगा? तू क्यों खाए? वो खाना किसको मिलना चाहिए? किसी जवान आदमी को मिलना चाहिए ना। देयर शुड बी नो कंपटीशन फॉर रिसोर्सेस। और अगर रिसोर्सेस के लिए कंपटीशन है तो उस कंपटीशन में किसको जीतना चाहिए? उसको जो प्रेग्नेंट हो सकता है या प्रेग्नेंट कर सकता है, उसको जीतना चाहिए। बुढ़े तू मर, तुझे खाने को भी नहीं मिलना चाहिए। यह प्रकृति का नियम है। आप कभी सोचिए तो कि आपको मौत क्यों आती है? आपको मौत इसलिए आती है ताकि जो सारे रिसोर्सेज है पृथ्वी के वो किसी जवान आदमी को मिल सकें, तो इसलिए बुढ़ों को मार दिया जाता है। और जवानी माने यही सेक्स। जब तक हम प्रकृति के इस खेल को समझेंगे नहीं, हमें लगेगा ये खेल ही बड़ी मजेदार बात है, हम इसी खेल में उलझ के तबाह होते रहेंगे। ये खेल जानवरों के लिए है, उन्हें खेलने दो। ये खेल इंसानों के लिए नहीं है। इंसान इसलिए नहीं पैदा हुआ है कि यही भोगने भोगने के खेल में लगा रहे, बच्चे पैदा कर लूं, बच्चे 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 बच्चे। ये इस खेल के लिए नहीं पैदा हुए हो तुम। जानवरों को करने दो ये काम। मुझे बच्चे पैदा करने से सिद्धांततः कोई तकलीफ नहीं है। मुझे तकलीफ है जब बच्चे पैदा करने को जीवन का केंद्र बना लिया जाता है। वो चीज आकस्मिक हो सकती है, वो चीज पारिधिक हो सकती है, वो चीज जीवन का एक छोटा हिस्सा हो सकती है और जीवन का केंद्र नहीं हो सकती। प्रकृति
प्रकृति चाहती है कि वो चीज जीवन का केंद्र बने, और बाजार भी यही कर रहा है कि वो चीज जीवन का केंद्र बन जाए। खरगोशों को देखते नहीं हो आपने? कहा 8 साल की बच्चियों की पीरियड शुरू हो जाएंगे। खरगोश पैदा होते हैं 3-4 महीने के होते हैं, बच्चा पैदा शुरू कर देते हैं करना। जिस तरह सेक्सुअल एक्टिविटी चल रही है, हमारे यहां भी यही होगा कि 3-4 साल की लड़कियां बच्चे पैदा कर रही होंगी। खरगोश पैदा होता नहीं है कि पैदा होने के चौथे महीने वो बच्चे पैदा करना शुरू कर देता है। इंसान भी यही कर रहे होंगे। जब तक हमारी शिक्षा में, परवरिश में, माहौल में ये बात नहीं आएगी कि हम कौन हैं, मानव जन्म क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, तब तक आप जो देख रही हैं होता ही रहेगा। और इसकी कुल निष्पत्ति, कुल परिणाम ये होना है कि हम और ज्यादा जानवर होते जाएंगे। आशा जी, जब पेरेंट्स से बात करो तो वो ये बात मानने को तैयार भी नहीं होते हैं कि उनकी वजह से ये दिक्कतें हो रही हैं, या उन्हें लगता है कि हम मेकअप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो उसकी वजह से इन्हें कैसे प्यूबर्टी आएगी। मतलब वो इतना बिल्कुल, आसान नहीं है बल्कि समझना। बच्चियों को वो ऑनलाइन मेकअप किट भी आता है, किड्स मेकअप किट, वो भी खरीद के देते हैं। देखिए, मैं इस पर 2 घंटे तक बोल सकता हूं कि किस तरीके से एक एक विज्ञापन अपने भीतर सेक्सुअल सिग्नल्स रखता है। एक एक विज्ञापन। आपकी जो कार होती है ना, उस कार के भी जो कर्वेचर्स होते हैं वो मॉडल किए जाते हैं फीमेल बॉडी के कर्व्स के आधार पर। आपको पता भी नहीं लगेगा। आपको पता नहीं लगेगा कि आपको किसी कार का डिजाइन इतना क्यों पसंद आ रहा है, आपको नहीं पता लगेगा। पर जिसने उनको डिजाइन करा, बड़े शातिर लोग हैं, उन्हें साइकोलॉजी की बड़ी गहरी समझ है। आपको पता नहीं लगेगा, लेकिन उस कार को देख के आपकी सेक्सुअलिटी अराउज हो रही है, इसलिए आप वो कार खरीद रहे हो, इसलिए एक्साइट हो रहे हो। एक एक माल इसी आधार पर बेचा जाता है कि वो आपको सेक्सुअली अच्छा लगता है। जो इस बात को गंभीरता से विचार कर पाएंगे वो समझ जाएंगे, बाकियों को ये बात बहुत अजीब लगेगी। क्योंकि कुछ भी बेचने का सबसे अच्छा तरीका, ये मैं दोहरा के बोल रहा हूं, ये है कि वो बात आपकी सेक्सुअलिटी को अपील कर जाए, आप ले लोगे उसको। बाजार और माल बड़ी बड़ी खतरनाक चीज होते हैं। जब किसी आदमी को अपने जीवन का उद्देश्य यही लगने लग जाता है ना कि मुझे पैसा कमाना है बस, तो अपना माल बेचने के लिए कुछ भी कर सकता है। हम किस हद तक सेक्स से भरे हुए हैं। मैं समझता हूं हर आदमी को फ्रायड को पढ़ना चाहिए। बाद में उनकी बहुत सारी बातें थीं जो संशोधित हो गई, कुछ बातें लगभग गलत भी सिद्ध हो गई उन्हीं के शिष्यों द्वारा ही। लेकिन फिर भी उन्होंने जो 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 ब्रेक थ्रू फ्रेमवर्क दिया, उसका महत्व तो हमेशा रहेगा। उन्होंने कहा तुम्हारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ सेक्स भरा हुआ है। बिल्कुल जमीनी भाषा में बता रहा हूं। फ्रायड की कुल बात यह थी कि तुम्हारे खोपड़े में सिर्फ और सिर्फ सेक्स भरा हुआ है। तुम अच्छा आदमी बनने का स्वांग करते हो, इसलिए नहीं मानना चाहते कि तुम्हारे दिमाग में सेक्स भरा है, वरना सिर्फ सेक्स है। उन्होंने कहा कि तुम जितने सपने लेते हो ना, ये सब के सब अपने भीतर सेक्सुअल सिग्नल्स रखते हैं, और कुछ नहीं। बाद में उनकी इस बात को यंग वगैरह ने थोड़ा कर, अभी उन्होंने कहा उदाहरण के लिए कि नहीं नहीं नहीं, सिर्फ सेक्स नहीं होता, कुछ कल्चरल चीजें भी होती हैं जिनके और अर्थ भी होते हैं। लेकिन फ्रायड की बात हमेशा अपने आप में बहुत अनूठी रहेगी। इसके पहले इंसान ने कभी माना ही नहीं था कि भीतर एक जानवर बैठा हुआ है जो प्रकृति द्वारा संचालित होकर सिर्फ और सिर्फ सेक्स चाहता है। और ये नहीं कि जवान है तभी, बुढ़ा हो जाए तो भी वो धर्म के नाम पे भी सेक्स ही चाहता है। क्योंकि है तो हम वही जंगल के जीव ना। जंगल का जीव और क्या चाहता है जिंदगी में? खाना, सुरक्षा और सेक्स। इसके अलावा कुछ चाहता है वो?
खाना माने चलता रहूं, सुरक्षा माने बचा रहूं, सेक्स माने बढ़ता रहूं। तो हम भी 90% तो जंगल के ही जानवर हैं, हमें भी कुल यही चाहिए। बचा रहूं, चलता रहूं, बढ़ता रहूं। किससे? शरीर से। वही हम कर रहे हैं, और ज्यादा जंगली होते जा रहे हैं। जवाब तो यही है, आत्मज्ञान। जवाब तो यही है, लाइफ एजुकेशन। बाजार को समझने की कोशिश करिए कि किस तरीके से ऑपरेट करता है। एक छोटी सी बात बोल रहा हूं, बहुत बेहूदी बात है असल में ये, पर समझिएगा। महिलाओं के साथ गुलाबी रंग जोड़ दिया गया है। ये बाजार ने करा है काम। ये बाजार ने करा है काम, पहले नहीं था। ये पिछले 1.5-2 साल में हुआ है। और ये बड़ी मजेदार बात है कि क्लाइमेट चेंज भी 1850 के बाद की बात है। जो हम कहते हैं प्री इंडस्ट्रियल पीपीएम कार्बन डाइऑक्साइड का, वो भी हम 1850 से नापते हैं कि तब 280 था। और अभी भी जो हम बात कर रहे हैं उसमें मैंने कहा ये 1850 की बात है कि हमने महिलाओं के साथ वो पिंक रंग जोड़ दिया है। बहुत अशालीन बात है, लेकिन वो पिंक रंग जानती हैं कहां से आ रहा है? वो पिंक रंग आ रहा है महिलाओं के अंगों के रंग से, यौनांगों के रंग से। पिंक। हम्म। वो गाल का रंग नहीं है, वो यौनांग का रंग है। तो महिलाओं को गुलाबी गुलाबी कर करके पुरुषों की सेक्सुअलिटी को चुपचाप सक्रिय कर दिया जाता है, क्योंकि पुरुष जानता है कि गुलाबी क्या होता है। अब भारत की महिला का गाल तो गुलाबी होता नहीं। गेहुआ सांवला रंग भी यहां बहुत होता है, गोरा रंग तो किसी किसी का होता है। तो पिंक क्या है, ये हमने कभी विचार भी नहीं किया। और लड़कियों का नाम भी रख देते हैं पिंकी। और जो यौन साहित्य होता है उसमें पिंकी का मतलब होता है योनि। जो बेबी फोटो शूट्स होते हैं आचार्य जी, उसमें भी लड़कियों पे पिंक कलर पूरा। पूरा पिंक कलर कर देते हैं, बिल्कुल। और हम समझते भी नहीं है क्या है। फोटो शूट्स कर रहे हैं। हम समझते भी नहीं है क्या, और फिर हम ये भी नहीं समझ में आता कि 2 साल की लड़कियों का क्यों हो रहा है। तुम उसे पूरा पिंक पिंक दिखाओगे तो पुरुष की वासना तो जागृत होगी ही ना। और पुरुष को पता भी नहीं है कि वासना उसकी क्यों जागृत हो रही है, पर बाजार ने ये काम कर डाला। मैं नहीं कह रहा यही एकमात्र कारण है, पर 10 कारणों में एक कारण ये भी है। आज से 20-40 साल पहले भी हम जब छोटे थे तो बच्चियों को पिंक पिंक नहीं बना देते थे कि ये बिल्कुल एंजल है पिंक वाली। अभी मैंने कहीं पर देखा, वो एक बड़ा सा था कि जब हम छोटे होते थे तब की, अभी ये दिखाता हूं, लगाओ कैमरा लगाओ। ये आज के बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी फोटोग्राफी होती है तो ऐसी होती है। तो वही मैं कह रही थी आपसे। हाँ। अभी इसके आगे जो दिखाऊंगा उसमें आपको आएगा कुछ मजा, कैसे करूं कि सही है। इसमें आपको कौन सा रंग दिखाई दे रहा है? पिंक दिख रहा है? ये बच्चा है, इसको क्या कर दिया गया है? इस बच्चे को भी सेक्सुअलाइज कर दिया गया है, पर ये बात बहुत लोग मानेंगे नहीं क्योंकि सुनने में गंदी बात लगती है। इस बच्चे को भी सेक्सुअलाइज किया गया है। जी सर। और फिर इसी में था कि जब हम छोटे थे तब हमारी फोटोग्राफी कैसी होती थी? ऐसी। ऐसी ही होती थी। ये जैसी भी है, ठीक है, थोड़ी हास्यप्रद है, लेकिन कम से कम हमें सेक्सुअलाइज तो नहीं किया गया था। डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। हाँ, इसमें कम से कम हमें सेक्सुअलाइज तो नहीं किया गया है ना। बड़ा भारी ऐसा लगा दिया जाता था, काले रंग का कुछ कुछ गले में बांध दिया गया है, काजल वाजल लगा दिया गया है, लेकिन ये तो नहीं किया गया ना कि सेक्सुअल ऑब्जेक्ट बन जाए। अब तो बेबी को भी सेक्सुअल ऑब्जेक्ट बना देते हो। तो वहीं से स्टार्ट हो जाता है सर ये। बेबी को सेक्सुअल ऑब्जेक्ट बना देते हो और अपने सेक्सुअल ऑब्जेक्ट को बेबी बोलते हो। सोचा आपने? आपका जो सेक्सुअल ऑब्जेक्ट होता है आप उसे बेबी नहीं बोलते क्या? तो वो वही तो है।
अब एक मजेदार बात बताता हूं। कुल 2 बार हुआ है जब इधर इस दीवार के सामने रिकॉर्डिंग हुई है। हम्म। अभी हम बाहर है, बोतल में नहीं है। तो यहां पर ये दीवार, बहुत लोगों के कम्युनिटी पर आए कि आचार्य जी बहुत बढ़िया लग रहे थे आज आप। वो इस दीवार का असर है। ये रंग देख रहे हो ना क्या है? मैं तो वही हूं, पुराना हिप्पो। ये दीवार नई है, पिंक है। बिल्कुल गुलबिया गए आचार्य जी। एक नाम लड़की, 2 बहनें थी, एक पिंकी एक बबली। बबली मालूम है क्या होता है? शराब को बोलते हैं बबली, क्योंकि उसमें बबल्स होते हैं। ये हमारे माँ बाप हैं जो बच्चियों के नाम रख रहे हैं, पिंकी और बबली। बबली माने शराब। बहुत उनको ताज्जुब होता है सबको, इतना क्यों बढ़ रहे हैं, क्या क्यों बढ़ रहे हैं? कि तुम्हारा पूरा कल्चर ही सेक्सुअल है, इसलिए बढ़ रहे हैं। तुम्हारे कल्चर का एक एक एलिमेंट सेक्सुअल है, क्योंकि तुम्हारे कल्चर का सेंटर ही सेक्सुअल है। क्यों? क्योंकि लाइफ एजुकेशन नहीं है, क्योंकि विजडम लिटरेचर से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ज्ञान को तुमने मजाक की बात बना लिया है, आत्मज्ञान, सेल्फ नॉलेज को। अगर कोई स्पिरिचुअल नहीं है तो ये नहीं बोलोगे कि स्पिरिचुअल नहीं है पर नॉर्मल है। जो स्पिरिचुअल नहीं है उसके पास और कोई विकल्प नहीं होगा सेक्सुअल होने के अलावा। या तो आप आध्यात्मिक होगे, नहीं तो प्राकृतिक होगे। यही 2 चीजें होती हैं, या तो आध्यात्मिक होगे नहीं तो प्राकृतिक होगे। आध्यात्मिक माने वाइज और प्राकृतिक माने सेक्सुअल। अगर आप वाइज नहीं हो तो सेक्सुअल होगे, बीच में कोई और रास्ता नहीं है, बस यही 2 विकल्प हैं। कोई भी व्यक्ति या तो आध्यात्मिक होगा नहीं तो प्राकृतिक होगा। आध्यात्मिक है तो वाइज है, प्राकृतिक है तो सेक्सुअल है। वो सेक्सुअलिटी 90 की उम्र तक चलती है, आखिरी सांस तक चलती है। दादी हाय हाय कर रही है, अरे पोते का मुंह दिखा दे तभी मरूंगी। तुम्हें दिख नहीं रहा ये क्या है? ये भी सेक्सुअलिटी ही है। दादी के भीतर से प्रकृति चिल्ला रही है सेक्स सेक्स सेक्स। दादी खुद नहीं कर सकती तो लगी हुई है कि कोई और कर दे। दादी खुद नहीं कर सकती तो अपने बेटे से करवाने में लगी हुई है। विकेरियस सेक्स, सेकंड हैंडेड सेक्स। बाप को कितनी ज्यादा परवाह रहती है कि बेटी कहां जाकर के सेक्स कर रही है, ये और क्या है? बेटी की सेक्सुअलिटी को कंट्रोल करने की कोशिश, और क्या है? क्योंकि समाज ने, मान्यता ने, मोरालिटी ने नियम बना दिया है कि बाप बेटी के साथ डायरेक्ट सेक्स नहीं कर सकता। बाप कहता है भाई डायरेक्ट तेरे साथ नहीं कर सकता, लेकिन तेरे साथ कौन करेगा ये मैं तय करूंगा। ये बात बहुतों को बहुत गंदी लग रही होगी सुनने में, छी छी करेंगे, कहेंगे दुराचार्य है। पर मेरा काम आपको खुश करना नहीं है, मेरा काम आपसे सच बोलना है। आपको बुरा लगता है तो लगे। मैं मनोरंजन करने थोड़ी आया हूं कि आपको खुश करूं, और ना मुझे आपसे कुछ चाहिए कि मैं आपको खुश करूं। इज्जत वगैरह अपने पास रखो, मुझे तुम्हारी इज्जत नहीं चाहिए। तुम्हें मुझे गाली देनी है तो दो, पर जो बात है वो बता रहा हूं। तुमने देखा है जिन रिश्तों में तुम खुद सेक्स नहीं कर सकते, उनके सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए तुम कितने आतुर रहते हो। और तो और छोड़ दो, हमने तो अपने भगवानों का भी सेक्सुअल बिहेवियर कंट्रोल कर लिया है, सारी कथाएं और क्या है। बहुत सारे ऋग्वैदिक देवता हैं जो ऋग्वेद में बिना अपने कंसॉर्ट के हैं। कंसॉर्ट माने उनकी उनकी साथी, उनकी संगिनी, उनकी पत्नी या प्रेमिका। तो उनकी कोई संगिनी नहीं है जब आप जाओगे ऋग्वेद को देखोगे तो। आगे आओ जब पुराणों की ओर, तो बाकायदा उनकी कोई पत्नी खड़ी हो जाती है।
हमने कहा ये अकेला क्यों है, इसके साथ में किसी को बैठा देना होगा, ये अकेला क्यों है। तो फिर संतों को गाना पड़ा कि माया महाठगिनी हम जानी, केशव के घर कमला बन बैठी और शिव के भवन भवानी। क्योंकि शिव तो ऋग्वेद से भी पहले, आप हड़प्पा मोहनजोदड़ो सभ्यता में जाएंगे तो पशुपति तो वहां भी मौजूद है, पर उनकी कोई संगनी नहीं है, कोई संगनी नहीं है ना वहां न ऋग्वैदिक काल में। पर आगे आइए आप, तो हमने तो हर जगह संगिनी खड़ी कर दी है। हम अपने इष्टों को, आराध्यों को, देवताओं को, भगवानों को भी सेक्सुअलाइज कर देते हैं कि नहीं, इसका भी तो कोई सेक्सुअल पार्टनर होना चाहिए ना। संतों ने फिर इसीलिए मुस्कुरा के कहा कि माया महाठगिनी हम जानी, केशव के घर कमला बन बैठी और शिव के भवन भवानी। मुझे बड़ी समस्या आती है, मैं दुनिया भर तक गीता को ले जाना चाहता हूं, पर जो लोग गीता से बचना चाहते हैं उनके पास बहुत तर्क होते हैं, जिसमें से एक बड़ा तर्क ये होता है कि ये तो कृष्ण, हम इनकी बात क्यों सुने, कौन सा ज्ञान है कृष्ण की बात में। ऐसा भयानक कुतर्क, कहते हैं ये तो खुद प्ले बॉय थे, ये तो खुद कैसनोवा थे, देखो ना ये कितनी सारी गोपियों से रास रचाते रहते थे, हम कृष्ण की बात। मैं उनसे कहता हूं एक बार प्रयास करके गीता पढ़ो, मेरे साथ आओ गीता पढ़ो। वो नहीं पढ़ना चाहते, क्योंकि कृष्ण का पूरा चरित्र हमने सेक्सुअलाइज करके रख दिया है। और तथ्य यह है कि भगवत गीता ईसा से 600, 800, शायद 1000 साल पहले की है। ईसा से कम 600, 800 साल पहले की है भगवत गीता। भागवत पुराण ईसा से 800, 1000 साल बाद का है। गीता में और भागवत पुराण में 1000, 1500 साल का अंतर है। गीता के 1000, 1500 साल बाद ये सब कथाएं लिखी गई हैं, पर इन कथाओं के कारण लोगों को गीता पढ़ाने में मुझे बड़ी दिक्कत आ रही है। लोग खूब कुतर्क करते, कहते हैं हमें गीता पढ़नी ही नहीं है। खासकर जो लोग अध्यात्म से यूं ही कन्नी काटते हैं, उनको एक बहाना मिल जाता है गीता ना पढ़ने का। तो कहते हैं ये कृष्ण तो महिलाओं के कपड़े चुराते थे, हर समय तो ये गोपियों के साथ। किसी ने मुझसे पूछा, मैंने उसको समुचित उत्तर दे दिया, पर तुम देखो सवाल कितना चालाकी भरा है। उन्होंने कहा कि ये कृष्ण और गोपियों का जो इतना आता है, तो कृष्ण को अगर इतना ही प्रेम था गोपियों से, तो जो गीता ज्ञान उन्होंने अर्जुन को दिया, पहले गोपियों क्यों नहीं दे दिया? गोपियों के साथ रास करने की क्या जरूरत थी? गीता का ज्ञान पढ़ाते ना, उनको सामने बैठाते, उनको गीता क्यों नहीं पढ़ाई? तो गोपियों के साथ तो उन्होंने वो व्यवहार किया जो पुरुष स्त्री के साथ करता है, और गीता अर्जुन को पढ़ाई। ये कुतर्क। पर ये जो कुतर्क है, ये गीता के रास्ते में बाधा बन के खड़ा हो जाता है कि गोपियों को गीता क्यों नहीं पढ़ाई कृष्ण ने। तो गोपियों को बोला उन्होंने, बल्कि बहुत बहुत कड़े शब्दों में कह रहे हैं, गोपियों को देख करके कृष्ण गीता भूल गए थे क्या? तब उन्हें बस ये याद आया कि इनके साथ रास कर लो, तो हम ऐसे कृष्ण की क्यों सुने? और भी तर्क देते हैं। उदाहरण के लिए तर्क एक ये होता है कि जैसे कुछ कहा कि बुद्ध ने कहा था कि शत्रु पर भी वार मत करना, कि बुद्ध ने कहा था कि शत्रु पर भी वार मत करना, और कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि मित्र पर भी वार करो। तो हम बुद्ध की सुनेंगे, हम कृष्ण की क्यों सुने? मैं उनको कहता हूं कि मैं जितना कृष्ण का सम्मान करता हूं उतना बुद्ध का भी करता हूं। हम गीता पढ़ रहे हैं तो हम साथ में बौद्ध दर्शन भी पढ़ रहे हैं, आओ साथ आओ। पर उनको एक बहाना मिल जाता है बात ना सुनने का। हमने अपने देवताओं को भी सेक्सुअलाइज कर दिया। लाइफ एजुकेशन, एजुकेशन ऑफ द सेल्फ, सेल्फ नॉलेज।
कोई और रास्ता नहीं है। ये जब तक हमारी संस्कृति में नहीं आएगा, हमारी शिक्षा व्यवस्था में नहीं आएगा, भारी समस्या बनी रहेगी और बड़े हमें घोर गंभीर परिणाम झेलने पड़ेंगे। नमस्कार। मेरा नाम साक्षी है और मैं आचार्य की शिक्षाओं के साथ लगभग 8 महीनों से जुड़ी हूँ रेगुलरली गीता सत्संगों के साथ। और जीवन में परिवर्तन तो बहुत हुए हैं और आज तक तो मैं पहली बार सीख में आई हूँ। अभी तक मैं सीख साझा करने नहीं आई थी, तो सबसे बड़ा परिवर्तन तो यही है कि मैं आज सामने आ पाई हूँ। और आज के सत्र से मैंने सीखा है कि कर्मों का निर्धारण हम नहीं कर सकते देख करके। कर्म अच्छे या बुरे कैसे भी हो सकते हैं। जो आज तक मेरी मान्यताएं थी पाप या पुण्य, जो भी कर्म है वो पाप या पुण्य के बेस पे होता है, पर वैसा होता नहीं है। कर्ता के बेस पे हर चीज होती है। तो कर्मों का हम निर्धारण नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। हमें कर्ता को देखना होगा। कर्ता को देखने की विधि आत्मावलोकन की विधि होती है, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो मैंने आचार्य जी से सीखी है। और आत्मावलोकन के लिए मुझे जो आचार्य जी से सीख मिली है कि किसी और की सहायता मैं नहीं ले सकती, मुझे स्वयं ये काम करना पड़ेगा और इसके लिए मैं स्वयं की सहायता स्वयं ही कर सकती हूँ। तो अभी तक मेरी ये सीख है और आगे मैं सीख रही हूँ, मुझे बहुत लाभ हो रहा है। धन्यवाद।